जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, असामान्य मनोविज्ञान या मनोवैधिकी के विषय वस्तु को लिखें। असामान्य मनोविज्ञान या मनोवैधिकी के विषय वस्तु को लिखें। उत्तर लिखेंगे, असामान्य मनोविज्ञान के विषय वस्तु में नंबर 1, यह मनोविकृति का अध्ययन करता है। दूसरा, अचेतन मन का अध्ययन करना। तीसरा, यौन विकृतियों का अध्ययन करना। चौथा, शरीर एवं मन के संबंध का अध्ययन करना। पांचवा, मानसिक दुर्बलता का अध्ययन करना। छठा, अपराधी एवं समाज विरोधी व्यवहार का अध्ययन करना। नंबर 7, प्रेरणाओं की प्रक्रिया का अध्ययन करना। नंबर 7, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संबंधों का अध्ययन करना। और नंबर 8 में असामान्य व्यवहार के कारणों का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यवहार की विशेषताओं को बताएं। मतलब सामान्य व्यवहार की विशेषता क्या है। अब लिखेंगे, मैस्लो तथा लिटिल मैन नामक मनोवैज्ञानिक ने सामान्य व्यवहार के निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई हैं। नंबर 1, इसके जीवन का उद्देश्य यथार्थ होता है। सुरक्षा की भावना इसमें होती है। तीसरा, वास्तविकता से प्रभावपूर्ण संपर्क होता है। चौथा, पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता होती है। अगला, समुचित संवेग अवस्था होता है। व्यक्ति में संगठन और अस्थायित्व का होना इसमें। अगला प्रश्न है, असामान्य व्यवहार की विशेषता को लिखिए। असामान्य व्यवहार की विशेषता को लिखें। आप लिखेंगे, असामान्य व्यवहार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, अप्रसन्नता से ग्रसित होना। दूसरा, मनोरंजन के प्रति कम रुचि। तीसरा, दक्षता की अपेक्षा कम कार्य क्षमता का होना। अगला प्रश्न है, सामान्य एवं असामान्य व्यवहार में अंतर को लिखें या अंतर स्पष्ट करें। अब लिखेंगे, सामान्य और असामान्य व्यवहार में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला, असामान्य व्यवहार में पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता नहीं होती है, जबकि सामान्य व्यवहार में पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता होती है। दूसरा अंतर, सामान्य व्यक्ति का व्यवहार सामान्य होता है, जबकि असामान्य व्यक्ति का व्यवहार अनोखा होता है। तीसरा अंतर है, सामान्य व्यक्ति का व्यवहार परिस्थिति के अनुरूप होता है, जबकि असामान्य व्यक्ति का व्यवहार परिस्थिति के अनुरूप नहीं होता है। पांचवा अंतर है, सामान्य व्यक्ति अपने गलती पर पछतावा करते हैं, जबकि असामान्य व्यक्ति का अपने गलती पर पछतावा नहीं करते हैं। अगला अंतर है, सामान्य व्यक्ति का व्यवहार सबके प्रति हितकर होता है, जबकि असामान्य व्यक्ति का व्यवहार सबके प्रति अहितकर होता है। अगला अंतर है, सामान्य व्यक्ति में मेलजोल की भावना होती है, जबकि असामान्य व्यक्ति में मेलजोल का अभाव पाया जाता है। अगला अंतर है, सामान्य व्यक्ति में आत्ममूल्यांकन करते हैं और असामान्य व्यक्ति आत्ममूल्यांकन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, असामान्य व्यवहार के जैविकीय कारक कौन कौन है। असामान्य व्यवहार के जैविकीय कारक कौन कौन है। आप लिखेंगे, असामान्य व्यवहार के जैविकीय कारक निम्नलिखित हैं। शारीरिक अपंगता, आनुवंशिकता संबंधी कारक, शारीरिक वंचन, शरीर रचना संबंधी कारक, भिन्न भिन्न संवेग की अवस्था। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक को लिखें। सामान्य व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक को लिखें। आप लिखेंगे, असामान्य व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक। तो असामान्य व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मातृवंचन, अर्थात माता पिता का भरपूर प्यार और सहयोग न मिलना। दूसरा, किशोरावस्था के लिए अपर्याप्त तैयारी। तीसरा, प्रारंभिक जीवन के मानसिक आघात। चौथा, पारिवारिक पृष्ठभूमि। पांचवा, दोषपूर्ण अनुशासन। छठा, अति संरक्षण। सातवां, तीव्र मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां। अगला प्रश्न है, असामान्य व्यवहार के सामाजिक कारक को लिखें।
असामान्य व्यवहार के सामाजिक कारक को लिखें। आप लिखेंगे असामान्य व्यवहार के सामाजिक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, द्रुत तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन। दूसरा, आर्थिक तथा व्यवसायिक समस्याएं। तीसरा, युद्ध तथा हिंसा। चौथा, सामूहिक पक्षपात और जातीय भेदभाव। अगला प्रश्न, असामान्य व्यवहार क्या है या असामान्य व्यवहार से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे असामान्य व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं जो सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुकूल नहीं होते हैं। मतलब व्यक्ति का वह व्यवहार जो सामाजिक परंपरा और मान्यता के अनुकूल नहीं होता है उसको हम असामान्य व्यवहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार को लिखें। तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार है नंबर 1, कायरूप विकार। दूसरा, दुश्चिंता विकार। तीसरा, असंगत भय या दुर्भीति। चौथा, मनोग्रस्ता बाध्यता विकार। पांचवा, मनोवैज्ञानिक विकार। छठा, मादक द्रव्य सेवन संबंधी विकार। सातवां, भावदशा या मनोदशा विकार। सातवां, विच्छेदन विकार। आठवां, मनोवैज्ञानिक प्रतिरूप विकार। अगला प्रश्न है, कायरूप विकार क्या है? इसमें सम्मिलित प्रमुख विकार कौन कौन हैं? आप लिखेंगे वैसा विकार जिसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक कठिनाई का अनुभव करता है। वैसा विकार जिसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक कठिनाई का अनुभव करता है एवं बिना किसी जैविक कारणों से शारीरिक लक्षणों की शिकायत करता है। कायरूप विकार कहलाता है। इसके प्रमुख रूप हैं परिवर्तन विकार, कायालंबिता विकार, पीड़ा विकार, स्वकाय दुश्चिंता विकार। अगला प्रश्न है, दुश्चिंता विकार क्या है या दुश्चिंता विकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, निरंतर चिंता और भय के कारण उत्पन्न होने वाले विकार को दुश्चिंता विकार कहते हैं। निरंतर चिंता और भय के कारण उत्पन्न होने वाले विकार को दुश्चिंता विकार कहते हैं। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति निम्न लक्षण देखा जाता है। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति में निम्न लक्षण देखा जाता है, हृदय गति तेज रहता है, सांस फूलती रहती है, वह बेहोशी की स्थिति में आता है, उसे भूख नहीं लगती। अगला प्रश्न है, दुश्चिंता के प्रमुख कारणों को लिखें। दुश्चिंता के प्रमुख कारणों को लिखें। उत्तर होगा, दुश्चिंता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चिंता उत्पन्न करने योग्य निर्णय, निराशा, दमित इच्छाएं, अप्रिय इच्छाओं के विस्फोट का खतरा, आर्थिक विषमता, परिवार का अशांत वातावरण, जीवन में अत्यधिक कठिनाइयां और रुचिकर व्यवसाय। अगला प्रश्न है, असंगत भय अथवा दुर्भीति से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का नाम लिखें। असंगत भय अथवा दुर्भीति से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का नाम लिखें। आप लिखेंगे किसी कारण के अभाव में उत्पन्न होने वाले भय को असंगत भय या दुर्भीति कहते हैं। किसी कारण के अभाव मतलब बिना किसी कारण से, बिना किसी वजह से व्यक्ति के मन में यदि भय होता है तो उसको असंगत भय या दुर्भीति कहते हैं। यह एक प्रकार की मनोविकृति है, मानसिक बीमारी है। इसके प्रमुख 3 प्रकार हैं, विशिष्ट दुर्भीति, सामाजिक दुर्भीति और विवृति दुर्भीति। अगला प्रश्न है, मनोग्रस्तता बाध्यता विकार क्या है? मनोग्रस्तता बाध्यता विकार क्या है? आप लिखेंगे मनोग्रस्तता बाध्यता विकार एक मानसिक विकृति है। इस विकृति से ग्रसित लोगों में कुछ विशिष्ट विचारों के प्रति अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं कर पाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करने से अपने आप को नहीं रोक पाता है तो उसे मनोग्रस्तता बाध्यता विकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनोग्रस्तता बाध्यता विकार के प्रमुख कारणों को लिखें। मनोग्रस्तता बाध्यता विकार के प्रमुख कारणों को लिखें। उत्तर होगा, असुरक्षित एवं दुखद विचार। दूसरा, वंश परंपरा। तीसरा, हीनता की भावना। चौथा, दमित भावनाएं। पांचवा, कठिनाइयों से छुटकारा न मिलना। पांचवा, प्रतिक्रिया निर्माण। अगला प्रश्न है, मनोविदलन विकार क्या है? इसके प्रमुख लक्षणों को लिखें।
आप लिखेंगे मनोविदलन अत्यधिक गंभीर मानसिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है तथा वह विचित्र तरह के व्यवहार प्रकट करते हैं। इसके 3 लक्षण हैं, सकारात्मक लक्षण, नकारात्मक लक्षण और मनःचालित लक्षण। अगला प्रश्न है, विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार क्या है? विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार क्या है? आप लिखेंगे विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार एक मनोविदलन विकार है। इस विकार से ग्रसित बच्चे हट्ठी, जिद्दी होते हैं। उसमें चिड़चिड़ापन तथा शत्रुता वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसमें आचरण विकार पाया जाता है एवं वे समाज विरोधी कार्यों में संलिप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्य निर्भरता विकार क्या है? मादक द्रव्य निर्भरता विकार क्या है? आप लिखेंगे उत्तर में, मादक द्रव्य निर्भरता विकार वैसा विकार है जिसमें कोई व्यक्ति किसी मादक द्रव्य का इस कदर हावी हो जाता है कि उसके ना मिलने पर वह अजीब तरह का हरकत करने लगता है। उसके ना मिलने से उसका जीवन असमान हो जाता है और उसका सेवन कर लेने से वे सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कि जो व्यक्ति मादक द्रव्य का सेवन करते हैं उनके जीवन में जितनी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान की होती है उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता मादक द्रव्य की होती है। तब इसे ही मादक द्रव्य सेवन संबंधी विकार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भावदशा या मनोदशा विकार क्या है? इसके प्रमुख प्रकारों का नाम लिखें। भावदशा या मनोदशा विकार क्या है? इसके प्रमुख प्रकारों का नाम लिखें। आप लिखेंगे भावदशा विकार या भावदशा विकार एक मानसिक विकार है। इस विकार में व्यक्ति की संवेगात्मक अवस्था में रुकावट उत्पन्न होती है। व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति के ऊपर अवसाद इस प्रकार हावी हो जाता है कि वह मृत्यु तक करने की सोच लेता है। इसके 3 प्रकार हैं, अवसादी विकार, उन्मादी विकार और 2 ध्रुवीय विकार। अगला प्रश्न है, उन्मादी विकार क्या है या उन्मादी विकार से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे उन्मादी विकार मानसिक विकार है। उन्मादी विकार मानसिक विकार है। इस विकार में रोगी हर समय प्रसन्न दिखाई देता है। वह हर समय संतुष्ट तथा चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ता है। वह प्रायः नाचना, गाना, दौड़ना, बातचीत करना आदि हरकतें करना ज्यादा पसंद करता है। अगला प्रश्न, विच्छेदन विकार क्या है? इसके विभिन्न रूपों को लिखें। विच्छेदन विकार क्या है? इसके विभिन्न रूपों को लिखें। आप लिखेंगे विच्छेदन विकार एक मानसिक विकार है। इसमें व्यक्ति के विचार एवं संवेग के मध्य संयोजन नहीं हो पाता है। उसकी वास्तविकता लोप हो जाती है। उसके 4 प्रकार हैं, विच्छेदी स्मृति लोप, विच्छेदी आत्मविस्मृति, विच्छेदी पहचान विकार और व्यक्तित्व लोप। अगला प्रश्न है, मनोचिकित्सा या मनोव्याधिकी से आप क्या समझते हैं? मनोचिकित्सा या मनोव्याधिकी से आप क्या समझते हैं? आप उत्तर लिखेंगे, मनोचिकित्सा जिसका शाब्दिक अर्थ मन का उपचार होता है। इसके अंतर्गत मानव व्यवहार के विकास, व्यवहार विकृति विकास, इसके मूल्यांकन, उपचार एवं शोध पद्धति विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। अगला है मनोव्याधिकी के मनोवैज्ञानिक मॉडल को लिखो। मनोव्याधिकी के मनोवैज्ञानिक मॉडल को लिखें। आप लिखेंगे मनोव्याधिकी के मनोवैज्ञानिक मॉडल निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मनोगत्यात्मक मॉडल, नंबर 2 प्रपंचवादी या संज्ञानात्मक मॉडल, नंबर 3 व्यवहारात्मक या सामाजिक शिक्षण मॉडल, नंबर 4 अस्तित्ववादी या दैहिक मॉडल। तो अगला प्रश्न है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा क्या है या मनोगत्यात्मक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे चिकित्सा की वह पद्धति जिसमें चिकित्सक रोगी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके उसके विचारों और भावनाओं को जानकर उसके समस्या का समाधान कर लेता है। मतलब चिकित्सा की वह पद्धति जिसमें चिकित्सक रोगी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके उसके विचारों और भावनाओं को जानकर उसके समस्या का समाधान कर लेता है। चिकित्सा के इस पद्धति का विकास सिगमंड फ्रायड ने किया। अगला प्रश्न है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा के विशेषता को लिखिए। उत्तर लिखेंगे मनोगत्यात्मक चिकित्सा के निम्नलिखित विशेषता हैं। नंबर 1
मानव व्यवहार को निर्धारित करने में अंतः मानसिक कारक क्यों उत्तरदायी होता है। दूसरा, असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहारों में मूल में अंतः मानसिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, इसमें नैदानिक मूल्यांकन, उपचार, शोध क्रियाओं के लिए अंतः मानसिक क्रियाओं के पक्षों की खोज तथा कार्यों पर बल दिया जाता है। अगला, मानव व्यवहार की नींव व्यक्ति के बचपन में ही पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, मन के आकारात्मक संरचना को लिखिए। आप लिखेंगे, मन की आकारात्मक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, चेतन मन। इससे तात्पर्य ऐसे मन से है जिसमें व्यक्ति की इच्छाएं उसके मस्तिष्क के पटल पर तत्काल आ जाती हैं, उसे याद करने के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। दूसरा है अर्धचेतन मन। यह चेतन मन से थोड़ा अलग है। इसमें व्यक्ति की इच्छाओं की जानकारी तुरंत नहीं होती है, उसे जानने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होता है। तीसरा है अचेतन मन। अचेतन मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की इच्छाएं दमन हो चुकी होती हैं, व्यक्ति चाह कर भी उसे मस्तिष्क के पटल पर नहीं ला सकता है। अगला प्रश्न है, मन के गत्यात्मक संरचना को लिखें। मन के गत्यात्मक संरचना को लिखें। आप लिखेंगे, सिगमंड फ्रायड ने मन के गत्यात्मक संरचना को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, इदम। दूसरा, अहम। तीसरा, पराहम। इदम, यह व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है और यह सुख के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा, अहम, यह चेतन और अचेतन दोनों के आंशिक रूप है, यह वास्तविकता के नियम पर काम करता है। तीसरा है पराहम, इसका संबंध व्यक्तित्व के सामाजिक और नैतिक शाखा से। अगला प्रश्न है, रक्षात्मक रचना से आप क्या समझते हैं। रक्षात्मक रचनाएं से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, इदम और परम अहम के मध्य जो विरोधी स्वरूप के कारण मानसिक संघर्ष एवं द्वंद्व पैदा होता है। इदम और परम अहम के मध्य जो विरोधी स्वरूप के कारण मानसिक संघर्ष और द्वंद्व पैदा होता है, उनके निवारण के लिए हम जिन उपायों और प्रयासों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम रक्षात्मक रचनाएं कहते हैं। इसके उदाहरण हैं दमन, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, विस्थापन। अगला प्रश्न है, विकासात्मक अवस्था से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे, सिगमंड फ्रायड ने मनोगत्यात्मक मॉडल में व्यक्तित्व के विकास के 5 अवस्थाओं को बताया है। इन्हें मनोलैंगिक विकास के नाम से भी जानते हैं। ये अवस्था निम्नलिखित हैं: मौखिक अवस्था, गुदावस्था, यौन प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। अगला प्रश्न, निषेधात्मक प्रबलन क्या है या निषेधात्मक प्रबलन से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, वैसी स्थिति जिसमें अवांछित रूप से ऐसे अनुक्रियाएं संलग्न हो जिसे स्वीकार न किया जा सके। वैसी स्थिति जिसमें अवांछित रूप से ऐसी अनुक्रिया संलग्न हो जिसे स्वीकार न किया जा सके अथवा जो कष्टकर हो या जिसे पसंद न किया जा सके, निषेधात्मक प्रबलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक प्रबलन क्या है या सकारात्मक प्रबलन से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, सकारात्मक प्रबलन निषेधात्मक प्रबलन के ठीक विपरीत प्रकृति वाला प्रबलन है, जो व्यक्ति के अनुकूल व्यवहार की ओर संकेत करता है। इसके अनुसार यदि किसी बालक को कक्षा में गृह कार्य दिया जाता है और यदि वह समय पर उसे पूरा नहीं करता है, तो समय पर उसे गृह कार्य पूरा करवाने के लिए उसे पुरस्कार दिया जाए, ताकि पुरस्कार के लोभ में वह गृह कार्य को समय से कर लेगा। इसी को सकारात्मक प्रबलन या इसके एक अन्य नाम भी है, क्या, टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, भ्रमा शक्ति क्या है या भ्रमा शक्ति से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा, जब व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के झूठे विश्वास घर बना लेता है तथा अनेकों प्रकार के प्रमाण के बावजूद वह सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है, तो उसे भ्रमा शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, मद्यपानता संबंधी विकार या मद्यपान सेवन विकार क्या है। अब लिखेंगे, वे व्यक्ति जो शराब का गलत उपयोग करते हैं, वह बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं। उनके सामने कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, उनका सामना करने के लिए वह इन्हीं पदार्थों का
सेवन करते हैं, तो इसे मद्यपान सेवन या निर्भरता विकार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रपंचवादी मॉडल अथवा संज्ञानात्मक मॉडल या व्यवहारात्मक मॉडल क्या है? प्रपंचवादी मॉडल या संज्ञानात्मक मॉडल या व्यवहारवादी मॉडल क्या है? आप लिखेंगे, चिकित्सा का वह मॉडल जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार की व्याख्या संज्ञान तथा प्रत्यक्षीकरण के द्वारा की जाती है, प्रपंचवादी मॉडल या संज्ञानात्मक मॉडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के प्रपंचवादी या संज्ञानात्मक मॉडल की अवधारणा को लिखें। चिकित्सा के प्रपंचवादी या संज्ञानात्मक मॉडल की अवधारणा को लिखें। अब लिखेंगे, संज्ञानात्मक मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस मॉडल की यह मान्यता है कि मानव के व्यवहार के पीछे उसके अतीत से ज्यादा वर्तमान कार्य करता है। दूसरा, इस मॉडल में मानव व्यवहार के निर्धारण तथा उत्पत्ति में उसकी जैविकीय आवश्यकताओं की प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा, इस मॉडल का यह विश्वास है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण से उसकी प्रत्येक क्रिया सामान्य, विवेकपूर्ण तथा समझने योग्य जैसी होती है। चौथा, इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के विकास में व्यक्ति की भूमिका पर अधिक बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अस्तित्वपरक चिकित्सा क्या है अथवा उद्बोधक चिकित्सा क्या है? अस्तित्वपरक चिकित्सा क्या है अथवा उद्बोधक चिकित्सा क्या है? उत्तर होगा, अस्तित्वपरक चिकित्सा, जिसे उद्बोधक चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। इसका विकास विक्टर फ्रैंकल ने किया था। इसमें चिकित्सक सेवार्थी के जीवन की विशिष्ट प्रकृति पर बल देकर अर्थपूर्ण जीवन प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित करता है। इस विधि में चिकित्सक रोगी के भावनाओं, मूल्यों एवं अस्तित्व के विषय में खुलकर बातें करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।